हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद आईयूपीएसी, फिर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उससे कुछ रिलेटेड रिएक्शंस, और आज बात करने जा रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड, ये जो छोटे हमारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जिसमें मेथिल है, एथिल क्लोराइड है या एथिल ब्रोमाइड मैं कहूँ, ये हमारे होते हैं गैस। क्या होते हैं? गैस। और जैसे जैसे ये कार्बन चेन बड़ी होती जाती है, ये लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। फिर आगे बात कही गई है कि एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। ये हम पहले ही जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए यहाँ मैं ब्रोमीन लगा दूं, तो ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। ये एक पोलर है। पोलर में हम जानते हैं कैसा इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। वहीं अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन ले लूं तो ये एक नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में होता है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो बात आगे लिखी हुई है कि ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी as well as higher molar mass of compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular force of attraction are stronger in halogen derivative। मतलब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स मिलता है, ठीक है, जिसे डाइपोल डाइपोल कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्गर होता है। एंड दैट्स वाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसी कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अगर सोचो ये कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, अगर आप इसे ब्रेक करना चाह रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो ये बहुत टाइम लेगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आप इसे बॉयल कर पाओगे। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। इसका बॉन्ड वीक होता है, जैसे ही आप हीट करोगे ये ब्रेक कर जाएगा, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। आगे बढ़ते हैं। द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज, have more electrons. The pattern of variation of boiling point of different halide is depicted in figure 10.1. For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halide decreases. बिल्कुल क्लियर है। देखिए, बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है CH3 आयोडीन, CH3Br, CH3Cl और CH3F। आप जानते हो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बड़ी होती है। तो आयोडीन का जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमीन से ज़्यादा, और फिर क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा। क्लियर है? इस टेबल को अगर हम देखें तो देखिए ये मेथिल हैलाइड है, ये एथिल हैलाइड है, और ये क्या है? प्रोपिल हैलाइड। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कार्बन लेंथ बड़ी हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो सीधा सा लॉजिक यही है। अगर हम हैलोजन को सेम कर दें, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक 4 कार्बन का आयोडीन है और एक 2 कार्बन का आयोडीन है, तब किसका ज्यादा होगा? फोर्थ वाले का। क्यों? कार्बन चेन ज्यादा है। अगली बात आती है आइसोमेरिक फॉर्म में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलो एल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यानी जैसे जैसे हम ब्रांच बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इन्होंने लिया हुआ है 4 कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। फिर इन्होंने लिया हुआ है एक सेकेंडरी वाला CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ ब्रोमीन। इसके बाद और ब्रांचिंग हो गई है। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करें तो यहां पर आपके कितने कार्बन हैं? 4। यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए हैं। तो
तो अब क्या रूल है कि जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होगी आपका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, और लास्ट में ये रहेगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पूरे पेज में आपको यही बात कही गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेंजीन डेरिवेटिव्स की, एरिल हैलाइड की। देखिए, एरिल हैलाइड अगर मैं बात करूं बेंजीन डाइक्लोराइड का आर्थो वाला, मेटा और पैरा की, तो देखिए आर्थो, मेटा और पैरा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बहुत क्लोज वैल्यूज हैं, ठीक है, बहुत क्लोज हैं, आप देख सकते हो। ये 453 है, ये 446 है और ये 448 है। तो ये एक दूसरे के बहुत पास में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके लिए बहुत टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मेल्टिंग पॉइंट का हमसे कभी कभी रीजन भी पूछ लेता है। तो क्या इसका रीजन होगा? देखिए, अगर हम पिछली स्लाइड को देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर पैरा आइसोमर हैव आर हाई melting point as compared to the ortho and meta isomer. It is due to symmetry of para that fits in the crystal lattice better as compared to the ortho and meta. तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, अगर उसका क्रिस्टल लैटिस में उसकी फिटिंग अच्छी हो रही है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, क्योंकि ये पैरा वाला है, देखिए ये सिमेट्रिकल है, यानी अगर एक और मैं लाऊं इसके पास तो बहुत ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। कितनी बढ़िया सिमेट्री आपको दिख रही है। ऐसे यहाँ पे भी मैं अगर बना दूं एक दूसरे के पास, तो ये जो अपने क्रिस्टल लैटिस में इनकी जो फिटिंग होती है ये बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई होता है। तो हमसे ये पूछेगा किसका ज़्यादा आर्थो मेटा पैरा में, तो हम कहेंगे पैरा का ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 323 है, उसके बाद है आर्थो का एंड देन मेटा का। क्लियर? तो हमसे आर्थो और मेटा में उतना क्लोज नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं वैल्यू बहुत क्लोज है, 249 और 256। आपसे ये पूछेगा पैरा का ज़्यादा क्यों है, या किसका ज़्यादा होगा अगर आर्थो और पैरा का कंपेयर कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन द वाटर। The density increases with the increase in number of carbon atom, halogen atoms and atomic mass. सिंपल सी बात है, डेंसिटी में भी वही रूल लगाएंगे, क्या? मोलर मास का, कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा डेंसिटी हाई होगी। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आप देखिए 3 कार्बन का ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। तो आयोडीन का ज़्यादा होगा मोलर मास, देन ब्रोमीन और देन क्लोरीन। तो यहाँ वाली टेबल तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, क्लोरीन आपका वेरी कर रहा है। इसमें देखिए आपकी क्लोरीन जो है 2 है पहले वाले में, उसके बाद क्या है 3 है और फिर 4 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे डेंसिटी भी आपकी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी। तो बात करें अगर सॉल्युबिलिटी का, द हैलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे हैलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है। उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूं। देखिए वाटर की अगर बात करें तो वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 11th का है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात कर लूं, जैसे ये ब्रोमीन है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, पोलर है ना। और ये क्या है, H बॉन्ड है। तो हैलो alkanes are very slightly soluble in water. In order for a haloalkane to dissolve in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water molecule. अगर इसको इसमें डिसॉल्व होना है तो इसको इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है,
less energy is released when new attraction are set up between the haloalkane and water molecule as these are not as strong as original. देखिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मान लीजिए अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है और इसका न्यू जो बॉन्ड बनेगा इसके साथ वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जो पहले था, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, लेस रिलीज हो रही है, तो जिसके कारण ये इसमें कम सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर मैं वही ऑर्गेनिक ले लूं, जैसे ये वाला ले लूं, तो इसमें ये अच्छे से डिसॉल्व होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हाउएवर हैलोएल्केन्स tend to dissolve in organic solvent because new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule have much the same strength as the one being broken in separate haloalkane and solvent molecule. तो इसके बीच जो ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो जो नया बनता है वो उसी तरह का होता है जैसे पहले था कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैलोएल्केन है ये इसमें ज़्यादा बढ़िया सॉल्युबल है, ना कि वाटर में। क्लियर? तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये काम की चीज मिली है। आगे बात करते हैं, बताइए इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मान लीजिए मैं सेकंड वाला अभी यहाँ करा देता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं और जो इन टेक्स्ट हैं उन सब का सोल्यूशन दूंगा आपको, बट अगर लेक्चर के बीच में अगर कुछ आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो करा दूं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बताना है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपिल क्लोराइड आपको याद हो, इन अ वेरी स्टार्टिंग मैंने बता रखा है कि आइसो किसे कहते हैं, CH3, ठीक है, और यहाँ भी एक CH3 और यहाँ एक क्लोरीन। दिस इज आइसोप्रोपिल, आइसो ग्रुप है, 3 कार्बन है, प्रोपिल हो गया, मैं इसको भी बैलेंस कर दूं CH3 CH2 CH2। और तीसरा क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Cl। आप देखेंगे कि जो मेरा हैलोजन है वो सेम है, ठीक है, हैलोजन क्या है, सेम है। अब बताइए नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है, वर्डिंग से क्लियर है, ब्यूटेन, तो ब्यूट में 4 कार्बन हो रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं इसको A, इसको B और इसको C बोलूं, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो A का हो गया। अब आते हैं A और C का होगा, आई मेड मिस्टेक, सबसे पहले किसका होगा, C का। अब आते हैं A और B में। अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि अगर कार्बन सेम है, हैलोजन सेम है, तो ब्रांचिंग देखिए, जहां ब्रांचिंग होगा उसका कम हो जाएगा, तो दिस इज A, उसके बाद B आएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस पेज में आपको यही मिल रहा है। अब आते हैं रिएक्शन पे, ये बहुत काम का है। मैं एक बार आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है और एक अटैकिंग स्पीसीज है जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। मैं अगर चार्ज इस पे मेंशन करूं तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा निगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल की कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है, ठीक है। तो ये करता क्या है, इस X को रिप्लेस करेगा R पर अटैक करके, तो ये X गायब होगा, कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसे ही हम लोग कहते हैं SN। SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हैलोजन एटम कॉल्ड लीविंग ग्रुप। ये जो X जा रहा है इसे हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, that's why it is called as nucleophilic substitution, ठीक है। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। It is one of the most useful classes of organic reaction of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon. The product formed by the reaction of haloalkane with some common nucleophile are given below। देखिए अब हमें एक टेबल मिली है, टेबल में क्या दिया हुआ है,
देखिए कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और यहां होता है रिएजेंट, और बनता क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर। सॉल्वेंट भी होता है। रिएक्टेंट क्या है, जिस पर अटैक हो रहा हो। आपके चैप्टर में जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे आपका है एल्किल हैलाइड, ठीक है, हेलोएरीन है, एल्कोहल है, ईथर है, इपॉक्साइड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एमीन्स हैं, ये सारे रिएक्टेंट में आएंगे। अब ये जो रिएजेंट है, रिएजेंट भी दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारा फोकस होगा न्यूक्लियोफाइल वाले पे, कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पे अटैक करे। क्लियर है बात। तो ये जो रिएजेंट हमने लिखे हैं, ये रिएजेंट्स हमें ये न्यूक्लियोफाइल देंगे। जैसे बात करें NaOH की, तो Na+ होता है, OH-। क्लियर। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज वाले, लोन पेयर और क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। मैं इसी टेबल के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो NaOH में देखिए OH पे माइनस आ गया, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ऐसे H2O को देखिए, H2O मेरा लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो ये मेरा हो गया न्यूक्लियोफाइल। NaOR को देखिए, Na+OR-, ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। Na Na+ आयोडीन माइनस, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। NH3 नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, क्लियर, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। RNH2 नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही KCN को अगर आप देखेंगे तो K+CN ऐसे ब्रेक करेगा, तो दिस इज माय न्यूक्लियोफाइल। ये एक आयनिक बॉन्ड होता है। AgCN कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही KNO2 AgNO2 और RCO- Ag ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। देखिए यहां से आपकी अब रिएक्शन स्टार्ट होती है, जहां से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छा कर सकते हो। देखिए मान लीजिए मैं पहला रिएजेंट लेता हूं NaOH का, तो मेरी रिएक्शन है RX, ठीक है, प्लस यहां लिखता हूं न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में अगर मैं NaOH ले रहा हूं, मान लीजिए प्लस हटा देता हूं, NaOH यहां अगर कर दूं, तो देखिए इससे हमें जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो OH मिलेगा। ये करेगा क्या, X को सब्सटीट्यूट कर देगा और बन जाएगा ROH प्लस NaX। तो ROH मेरा क्या है, अल्कोहल है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं RX को वाटर के साथ कराऊं तो होता क्या है, देखिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं रिएक्शन SN1 है कि SN2 है, मैं एक जनरल आपको चीजें सिखा रहा हूं। देखिए ये करेगा क्या, इस पे मान लीजिए अटैक किया तो ये X बाहर हो गया, तो इस पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिख रहे हैं आपको। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट में चार्ज अनस्टेबल होता है। तो हमारा काम होगा इसको हम क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए या तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए। अगर आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि हमें फिर RO मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल ROH। एक बात यहां से हमें यह सीखने को मिली कि अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन रखा है, क्लियर है, तो हमें जब प्रोडक्ट बनाना होगा तो एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे, क्लियर। आगे ये एमीन में ज्यादा क्लियर होगा, मैं एक दो रिएक्शन एमीन की करा देता हूं। मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराई एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ, मान लीजिए हमारे पास NH3 है,
तो मैंने अभी आपसे कहा ये न्यूट्रल है, हाइड्रोजन के साथ है, तो एक हाइड्रोजन कम करना है, एक्स को हटाना है, तो क्या बनेगा RnH2। बॉन्ड वही से बनता है जो न्यूक्लियोफाइल वाला एटम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से R जुड़ेगा, मेक सेंस। अगर हम RnH2 ले लें, तो देखिए नाइट्रोजन है लोन पेयर विद हाइड्रोजन, न्यूट्रल है, तो लोन पेयर से यानी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा कार्बन की तरफ और एक हाइड्रोजन यहां कम होगा, तो इसको मैं अगर R डैश बोल दूं तो देखिए R फिर नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन था, एक बचेगा और फिर R डैश, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन। क्लियर। KCN का इजी है, CN माइनस डायरेक्ट जुड़ जाएगा। AgCN में थोड़ा सा देख लीजिए, RX की रिएक्शन अगर हम AgCN से कराते हैं तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेट करता है। बात समझ में आ गई आपको। C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए ये बनता है RNC, आइसो साइनाइड या आइसो नाइट्राइल। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं KNO2 की बात करूं तो आप देखिए ये जो बॉन्डिंग है K प्लस और फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव आता है तो यहां से जुड़ता है ऑक्सीजन। क्लियर। वहीं अगर AgNO2 की बात करूं तो ये O से जुड़ता है, ऑक्सीजन यहाँ डोनर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, KNO2 और AgNO2। KNO2 आयनिक हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन को इससे करा दूं R डैश C डबल बॉन्ड O Ag के साथ, तो O मेरा न्यूक्लियोफाइल वाला है, देख सकते हैं आप, X को हटा देगा और सीधा चिपक जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एस्टर। क्लियर है, दिस इज एस्टर। LiLH4 को भी जान लेते हैं। देखिए LiLH4 कहीं भी आया तो उससे बस एक चीज समझिए आप कि वो जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा वो हाइड्राइड आयन होता है, यानी अगर ये एल्किल हैलाइड है, LiLH4 लिख दूं तो इससे न्यूक्लियोफाइल बनेगा H माइनस, ठीक है, और बना देगा क्या, RH। X सब्सटीट्यूट होगा H माइनस से। Rm क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक इसको बोलते हैं, मेटल पे पॉजिटिव तो R पे निगेटिव। ऑर्गेनो मेटेलिक्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जब मेटल कार्बन्स से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये R क्या है, कार्बन कंटेनिंग चेन है, तो मेटल पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और R पे कैसा आया, निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, R न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, RX की रिएक्शन मान लीजिए मैं कराता हूं CH3Li से, ठीक है, तो होगा क्या, ये Li प्लस है, कार्बन निगेटिव है, निगेटिव क्या करेगा, X को सब्सटीट्यूट कर देगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा RCH3। तो ये टेबल आप देखिए, ये सारी रिएक्शन तो कवर करते ही हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, इन दोनों की कनेक्टिविटी पे। AgNO2 से जो है NO2 डायरेक्ट जोड़ना है, KNO2 से ऑक्सीजन वाला जोड़ना है पार्ट, ऐसे ही KCN से CN वाला जुड़ेगा और AgCN से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन वाला, तो ये बन जाता है आइसो नाइट्राइल। देखिए क्या कर रहा है, ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल possess two nucleophilic center and are called as ambident nucleophile, ठीक है। जब किसी स्पीसीज के पास दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। कैसा, एम्बिडेंट। जैसे यहां देखिए लोन पेयर भी है, निगेटिव चार्ज भी है, दोनों डोनेट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट। ये नीचे आपका पूरा इसी के बारे में दिया गया है, फिर NO2 वाली बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ अभी देखिए मैं करता क्या हूं कि आपको SN1 और SN2 को डिटेल में समझा देता हूं, इससे जो भी जुड़ी चीजें हैं, जैसे आपको देखिए फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री आई हुई है, SN1 आया हुआ है, उसके बाद क्या है, SN2 की है स्टीरियोकेमिस्ट्री, कायरलिटी है,
उसके बाद ये है रेट, फिर ओके, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक, रिटेंशन इन्वर्जन, ओके। तो मैं करता क्या हूं कि आपको थोड़ा सा SN1 SN2 की यहीं पे बात कर लेते हैं। चलिए मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूं। देखिए SN जो रिएक्शन होती है, जिसमें हमने पहले ही सीखा था, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और बनाएगा RNU प्लस X माइनस। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये 2 टाइप का हो सकता है। इट कैन बी SN1 और SN2, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम SN1 की और उसके बाद SN2 की। तो बात करें अगर SN1 की, मान लीजिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, एक टर्शरी वाला ले लेते हैं, ठीक है, और हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हो, वाटर ले लीजिए, कुछ भी नहीं, वाटर ले लीजिए, मान लीजिए, आगे बताएंगे कौन सा सॉल्वेंट लेना है। तो ये देखिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और क्या बाहर हो गया, XCl माइनस, ठीक है। हर एक रिएक्शन की एक मैकेनिज्म होती है। कोई रिएक्शन अगर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो ये पता चलना चाहिए कि कैसे ये हुआ होगा, प्रोसेस क्या रहा होगा। तो SN1 का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले करते क्या है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसे ये ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा इस तरह, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पे डेल्टा निगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, पोलर है, ब्रेक कर जाएगा, तो बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन में जब भी कभी हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा तो ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है तो वो बीच में बनता है इंटरमीडिएट, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है। ये प्रोसेस है स्लो, ठीक है, और किसी रिएक्शन का आगे काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो स्टेप हमारा स्लो होता है उसे बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। तो हमें ये कार्बोकेटायन मिल गया, आगे इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड है। न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा तो ये देखिए ये कनेक्टिविटी आ जाती है, क्लियर। तो ये SN1 की मैकेनिज्म है, ठीक है। की पॉइंट्स की अगर बात करें, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आप देखेंगे RX जो है, फिर न्यूक्लियोफाइल है, बना रहा है RNU। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यानी जो डिपेंड करेगा वो रेट, वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में वही आ रहा है। तो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्या लिखते हैं, रेट ला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट। तो इसीलिए जो रेट ऑफ SN1 है, रेट ऑफ SN1 है, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतनी फास्ट रिएक्शन। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो टर्शरी हैलाइड होगा वो सबसे फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, और सबसे लास्ट में मेथिल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमें टर्शरी से कार्बोकेटायन मिलेगा वो सबसे स्टेबल मिलेगा इस पूरे में,
तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये कार्बोकेटायन मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो सेकेंडरी वाला मिलेगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो प्राइमरी वाला मिलेगा, और इसमें मेथिल। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन, रेट ऑफ SN1 उतनी ही फास्ट होगी। एक पॉइंट इसमें और है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो मैं यहीं लिख देता हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। रेसिमाइजेशन, आगे बताएंगे क्या होता है ये रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो ये है पूरा SN1 का। क्या क्या पॉइंट्स हैं? यूनिमॉलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसीलिए टर्सरी सबसे फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में मेथिल वाला ये तो देगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं SN2 में। मान लीजिए हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है, यहां हमने मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल CN ले लिया माइनस, और एक सॉल्वेंट ले लिया DMSO। ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। आइए इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। देखिए होगा क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे X लिख दिया, ये CN होना चाहिए। देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके बैक साइड पे अटैक करता है और फिर X निकल जाता है। दोनों चीजें एक साथ होती हैं, एक समय पे होती हैं। जैसे ये CN अटैक करता है वैसे ही X निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ऐसा फेज जहां पर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करें और कुछ बॉन्ड बनते हों, ठीक है। फिर से सुनिए, ऐसी स्टेट जहां पर कुछ बॉन्ड क्या हों, ब्रेक करें और कुछ बॉन्ड बने। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि पेंटावैलेंट है। आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और ये है बॉन्ड फॉर्मिंग। X निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप है, तो हमें क्या मिलेगा? CHHCN। देखिए न्यूक्लियोफाइल था, सॉरी लीविंग ग्रुप था इस तरफ, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है अपोजिट साइड में, बैक साइड में। तो यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखते हैं इन्वर्जन, आगे बात करेंगे। तो ये है SN2। ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, इसमें कोई आपको मल्टीपल स्टेप नहीं मिलेगा, ठीक है। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स में क्या है? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, आगे ज़्यादा समझ में आएगा काइनेटिक्स में कि ये क्या होता है। अगली बात है ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है? यानी अगर मैं रेट ऑफ SN2 की बात करूं तो ये डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल हैलाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। यानी अगर हम एल्किल हैलाइड को छोटा ले लें तो रेट फास्ट होगा, ठीक है। कारण क्या है? बता चुका हूं, क्योंकि ये R के बैक साइड पे न्यूक्लियोफाइल आता है जुड़ने, तो X जा रहा है उसी समय पे, तो यहां पर यार स्पेस होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए। अगर ये बल्कि ले लेंगे तो अटैक नहीं होगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे भी फास्ट तो मेथिल पे होगा, सबसे छोटा है, फिर 1, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और फिर टर्शरी। कैसे डिग्री पता करते हैं ये हमने सीखा हुआ है, आप लेक्चर 1 आई थिंक उसमें आप देख सकते हो, ठीक है।
तो जितना छोटा ग्रुप रेट ऑफ SN2 उतनी ही फास्ट। तो ये बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। मान लीजिए मेरे पास एक कायरल कार्बन है। आगे बताते हैं कायरल क्या होता है, यही बता देता हूं। कायरल का मतलब 4 डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी किसी कार्बन से। मान लीजिए एक R1 लगा दिया, एक R2 लगा दिया और एक वेज बॉन्ड, एक डैश। वेज और डैश सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, बस डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ X लिया मेरा लिविंग ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखिए इस कार्बन से 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब लेता हूं न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल X को उसी एक्सिस पे रिप्लेस करे सेम साइट पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन। मैं लिख देता हूं। ये देखिए, इसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब व्हेन द अटैकिंग स्पीसीज रिप्लेसेस द लिविंग ग्रुप विथ सेम साइट, है ना। सेम साइट पे रिप्लेस करे तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। अगर यही न्यूक्लियोफाइल देखिए वेज का जो अपोजिट एंड होता है वो डैश होता है। ऐसे समझिए जैसे ये एक हाथ मेरा एक प्लेन है, ठीक है, कार्बन है मान लीजिए इस हाथ पे। तो वेज और डैश क्या होंगे, इस पेन की तरह, एक ऊपर होगा एक नीचे, या मैं ऐसे मानूं तो ये फ्रंट और ये बैक। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। एक होगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक होगा एबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। तो अगर ये मेरा वेज डैश है, ऐसा कि आप देख रहे हैं एक्स कहां पर है, वेज पे, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अपोजिट आ गया, अपोजिट इन द सेंस कि वेज के अपोजिट डैश पे अगर अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर यहां लग जाए और ये एच यहां, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिटेंशन अपोजिट साइड पे। सॉरी, इन्वर्जन, आई मेड मिस्टेक, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन SN2 में होता है, रिटेंशन SNI में, NCERT में है नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी में एक लास्ट है, मान लीजिए इसको मैं A बोल दूं, इसको B। इसी में एक लास्ट है कि अगर न्यूक्लियोफाइल हमें A और B का मिक्सचर दे दे, मतलब A भी बने B भी बने, यानी रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, दोनों 50-50 हो जाएं, ये वाला भी 50%, ये वाला भी, तो इसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे या इनैंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है, दोनों से ये दोनों 50-50 बनता है और ये कहलाता है रेसिमाइजेशन, और ये SN1 में होता है। कहाँ होता है, SN1 में। क्लियर है बात। तो 3 टर्म्स हमें मिले, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, तीनों बुक्स में दिया हुआ है। तो रिटेंशन क्या है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। इन्वर्जन क्या है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। रेसिमाइजेशन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिटेंशन प्लस इन्वर्जन एंड इट शुड बी 50-50, ठीक है। SN1 में हमें क्या मिलेगा, 50% ये और 50% इन्वर्जन एंड रिटेंशन। ये तो बात हो गई SN1 SN2 की, कि कैसे SN1 को देखते हैं, कैसे SN2 क्यों। मान लीजिए मैं पेज पे आता हूं, तो ये देखिए SN1 की मैकेनिज्म यहां दिया हुआ है, और यस दिस इज SN1। आई थिंक SN1 से पहले SN2 होगा,
NCERT में पहले SN2 को डिस्कस किया गया है, फिर SN1 को। जी, तो ये है SN2 जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए ये मेरा रिएक्टेंट है और ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड पे अटैक कर रहा है, देख सकते हैं आप। अम्ब्रेला जैसी फ्लिपिंग हो जाती है, जैसे मतलब समझिए बैक साइड पे जब कोई आया तो अम्ब्रेला जैसे पलटता है। देखिए आप, ये जो पार्ट है ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया पूरा, है ना। OH यहां जुड़ गया अपोजिट एंड पे, Cl के अपोजिट। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और यहां हमें ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है, देख सकते हैं आप। क्लियर है बात, हर चीज दी गई है। SN2 तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है, देयर इज ए इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये पूरी बात यहां लिखी गई है। बाई मॉलिकुलर है, SN2 का मतलब बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द एल्किल हैलाइड, carbon halide bond break while forming a new carbon OH bond. These two processes take place simultaneously in a single step and no intermediate. ये काम की लाइन है, पहले ही बता रखा है। सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना। और ये लाइन बहुत काम की है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाना, यानी अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट S होना चाहिए। ये स्टीरियो की बात है, दिया होगा तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नीट जब आप पढ़ते हो या JEE पढ़ते हो तो वहां पर ये सिखाया जाता है, डायरेक्ट तो नहीं पर इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर रेट ऑफ SN2 की बात की गई है, आप देख सकते हो ये वाला टेबल। ये देखिए, देखिए रेट ऑफ SN2 प्राइमरी में सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये देखिए प्राइमरी में 30 के स्पीड से, एथिल में 1, सेकेंडरी में 0.0t और टर्शरी में 0। तो जैसे जैसे बल्कि फॉर्म बढ़ता है रेट ऑफ SN2 कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे में यही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, SN1 की मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और हमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिल रहा है, और इस कार्बोकेटायन पे OH आयन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बोकेटायन होता है ये एक प्लानर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, या तो ये ऊपर से आएगा या तो नीचे से आएगा। ठीक है, तो एबव द प्लेन या तो बिलो द प्लेन, अगर कायरल है तो वेज और डैश के फॉर्म में रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। अब यहां पर देखिए SN2 और SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की गई है, तो थोड़ा सा यहाँ कुछ टर्म्स हैं, मैं इस टर्म्स की बात कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, ये कायरल क्या होते हैं, ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, 3-4 टर्म है, मैं सबकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये तो बता दिया हूँ इन्वर्जन होता है, लेकिन ये कुछ लाइंस हैं, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरलिटी क्या होती है, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन। तो हमने रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को कर लिया है, बचता है ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी, और साथ ही साथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। उसके बाद और चीज़ें मैं देख लेता हूँ क्या क्या बचता है, ये भी सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। ये रेट ऑफ SN2 है, हमने कर लिया है, देख सकते हैं आप। SN2 के लिए क्या होगा भाई, SN2 के लिए क्या होगा, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है, और जितना SN1 के लिए क्या होगा, जो जितना बल्कि होगा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, चाहे वो रेजोनेंस वाला हो तो उसमें भी बढ़िया होगा।
हैलोजन की बात करें तो ये आपको समझ में याद रखना है। याद क्या रखना है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। कैसे? अगर मान लीजिए मेरे पास एक एल्किल आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो मैं पहले ही ट्रेंड बता दे रहा हूँ क्या होगा। अटैक ऑफ यानी एसएन के ऑर्डर क्या होगी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चाहे SN1 हो या SN2, दोनों में आयोडीन का सबसे फास्ट, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। रीजन क्या है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, आसानी से ब्रेक कर जाएगा, ये आसानी से लीव कर जाएगा, इसीलिए फास्ट है। जबकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो ब्रेक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का बहुत है ही नहीं शायद, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत घटिया है। तो यहाँ पर SN1 SN2 का रेट है, आप देख सकते हैं ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस में है। ठीक है, तो अब इसमें जो बच रहा है वो बच रहा है, कुछ टर्म्स हैं जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल सेंटर और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, ए कायरल, देखे, सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। ये सारी बातों की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ों को। और आप प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें ये वाली भी वहाँ लगेंगी। तो आपके लिए करना क्या है, अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस तो वहाँ पर आपको सारे रिएजेंट के फंक्शंस याद होने चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो जो जो एल्किल हैलाइड में हमें रिएजेंट मिलेंगे उसको हम कवर कर लिए हैं यहाँ पर, और याद भी रखेंगे ताकि जब अल्कोहल पढ़ें तो वहाँ उसको अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।